हुकूमत की ज़मीन है, हुकूमत का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर आपको डिलीवर क्या करना है। ना किसी से कर्ज उठाने से होगा, ना बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से होगा, ये होगा किसी एक छोटी सी सोच से। 8 घंटे के बाद 16-16 घंटे वो लोग काम करते हैं। कौन है ऐसा जो ये कहे कि ये नहीं होगा, ये हो के रहेगा। एक आदमी माओ था जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे सोने वाली कौम को माओ ने देख के ये मजहबी नहीं है, चंद हजार मौतों के अलावा एक भी केस बढ़ने नहीं दिया सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईमीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और एक अज़म और एक महाज से लड़ते लड़ते हम आज एक और शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर हसनैन, हु इज़ अ स्पेशल एडवाइज़र टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे इस रास्ते में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि अपनी ज़ात के लिए काम करना चाहते हैं। तो आई विल वेलकम डॉक्टर। Assalamu alaikum, doctor. Thank you. I hope you're doing good. Doctor, can you just tell me a brief about yourself कि आप क्या करते हैं apart from being special advisor? एक तो ये सबसे पहला अज़्म ये था कि गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के लाइजॉनिंग में इस तरीके से काम किया जाए कि जो गवर्नेंस है उसको समझा जाए। अच्छा, एक मैटर समझिए कि हर इंसान को किसी न किसी एक फील्ड में ट्रेंड होना होता है। तो मैंने पीएचडी भी करने की रीज़न मेरी एक मामले में ट्रेंड होना था और सरकारी इदारों के अंदर काम करने का भी मामला यही था कि मैं एक चीज़ के लिए ट्रेंड होना चाहता था। तो इस मकसद के लिए मैंने टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर के अंदर 10 साल उनको ट्रैक टेन्योर ट्रेनिंग में भी रहा और बाद में उसको एडवाइजिंग पोजीशन पर चला गया। एंड देन फिर मैंने वहाँ से समझा कि टेफ्टा हो गया, नेफ्टेक हो गया, उनकी बाकी चीज़ों में हो गए, तो पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा और हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं। अच्छा, उस चीज़ से फिर मैंने एक चीज़ को समझ लिया कि देखो, आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स के साथ इंसान अर्नेस्ट एंड यंग भी बना सकता है, स्किल के साथ आप बड़ी एम्पायर भी बना सकते हैं। कोई मुमकिन है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी कर आप अपना एक अलग से एक चीज़ बना सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता फ़िलहाल के लिए। हमारे इस जनरेशन में किसी एक को ये काम करना होगा और बाय वर्च्यू नहीं, बाय कन्विक्शन ये करना होगा और जानबूझकर करना होगा। और वो ये कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को ट्रेन करते हैं। देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करके बिजनेसमैन बनकर आप गवर्न करने जब आएंगे तो आप ताजिर हो जाएंगे और तिजारत करेंगे तो आप हुकूमतों को बेचेंगे, बनाएंगे नहीं। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और आप उसका एहसास, उसका दर्द, उसके लोगों को ऊपर से लेके नीचे की हायरार्की को, उसकी यूनियंस को देखना शुरू कर देते हैं और फिर आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। हुकूमत की ज़मीन है, हुकूमत का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर आपको डिलीवर क्या करना है, इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया था 1950s से। अच्छा, 50s में इसको गोल्डन 50s अयूब खान का कहते हैं। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता अयूब खान के से लेकर भुट्टो साहब के दौर तक और बाद में भी देखें कि कुछ इदारे ऐसे बने कि उन्होंने इंडस्ट्री को लीड किया। और मैंने फिर इस चीज़ को विजन के ऊपर गौर जब मैंने किया तो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ जो है वो मैंने समझा कि स्किल एजुकेशन। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त के अंदर हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल इंजीनियर्स हैं। वी हैव 90% ऑफ द थ्योरेटिकल इंजीनियर्स। और थ्योरेटिकल इंजीनियरिंग को देखने के ऊपर मैंने ये सोचा कि ये पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे गड़बड़ आई। क्योंकि जब अगर स्टार्टिंग 50s में देखें तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर भी था, फिर बड़ा कुछ था। आज ये सारे के सारे इदारे जो हैं वो तकरीबन लॉसेस में जा रहे हैं और सिर्फ हुकूमती बोझ हैं। अच्छा, ये हुकूमती बोझ उतरेगा कैसे? इन इदारों का कसूर नहीं है, इन इदारों के अंदर विजन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो इन इदारों के अंदर विजन जो है वो कौन करें? अब पॉइंट ये है कि प्राइवेट लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते और अगर वो लाइजॉनिंग करते भी हैं तो किसी और रीज़न से करते हैं। लेकिन क्या इनका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का नेशनल गवर्नमेंट के साथ या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम क्यों नहीं हो सकता? पॉइंट ये है कि इस टाइम पर आपके पास 65% ऑफ द यूथ है और 65% मैक्सिमम 18 से 19 साल के लोग हैं। अगर थोड़ा सा स्टैट देता चलूँ तो आपके पास नॉन स्किल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेबर भी आपकी है जिसको लेबरिंग के भी फोर्सेस जो है, लेबर फोर्स जो है, अगर आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो वो ऐसा लेबर है जो कि काम में नहीं आ सकता। क्योंकि पाकिस्तान के जितने लोग हैं
वो जंग आलूदा होना शुरू हो गए। सो मैंने जब ये गौर किया और इस गौर करने के ऊपर सोचा, तो मैंने एक कंक्लूसिवली एक पॉइंट पे पहुंचा, गवर्नेंस। एक आदमी, एक सोच, एक विजन, बेशक ब्लर होगा, जो ऊपर का सोचने वाला दिमाग है उसको टेक्निकली इक्विप्ड होना होगा। और कोई आदमी पाकिस्तान में अगर नहीं ऐसा पैदा होगा कि जिसके जहन में ये आ जाए कि हमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सबसे ज़्यादा हमें फोकस स्किल एजुकेशन की तरफ करना चाहिए, ताकि अगली कुछ अरसे के अंदर, अगले 10 साल में हम कुछ करोड़ों लोग जो हैं वो स्किल्ड लोग पैदा करें। आप यकीन करें कि जिसको स्किल आ जाती है उसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ पैसा होता है, और जिसका बाय प्रोडक्ट पैसा हो जाए तो डेफिनेट इकॉनमी बढ़ जाएगी। हम अभी थोड़ा मईशत की ज़ुबान में बात करते हैं, और आजकल मैं मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ और उसमें मैं देख रहा हूँ कि हम करंट अकाउंट खसारे की बात करते हैं, सरप्लस की बात करते हैं, डेफिसिट की बात करते हैं। बाबा ये सब तब ठीक होगा, ये शॉर्टकट से और लॉन्ग कट से नहीं होने लगा। ये होगा किससे? ना किसी से कर्ज उठाने से होगा, ना बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से होगा, ये होगा किसी एक छोटी सी सोच से, यानी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, स्किल, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कारोबार। इसके जाल जब फैल जाएंगे, ये मशरूमिंग एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। चाहे आप टेक्निकल ज़ुबान में अगर चले जाएं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियर्स पैदा करें, आप इंजीनियर्स नहीं पैदा करते, आप स्किल वर्कर्स पैदा करें, स्किल नहीं सेमी स्किल पैदा कर लें, आप स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले और ख़रीदने वाले बना लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सप्लाई चेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। आपके नौजवानों को, आपको जो अब इस तरह आप देख लें कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो बच्चे विलियाँ उठाते हुए ज़ाया हो रहे हैं, उसकी ज़रा रेशो निकाल लें। वो जो ख़वातीन और हजरात जो हमारे बच्चे हैं, वो इस टाइम पर उस एजुकेशन के अंदर हैं ही नहीं, वो किसी और ही दुनिया के अंदर हैं, उनको पता ही नहीं आगे आने वाली दुनिया कहाँ है। और कंपैरेटिवली अगर आप जापान में देखें, चाइना में देखें, आपका स्किल फोर्स कहाँ से पहुँच गया। 8 घंटे की अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ बाज़-औक़ात 8 घंटे के बाद 16-16 घंटे वो लोग काम करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर आप सेकंड बेस्ट इकॉनमी की चाइना की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे 70% आज तक वो कार्बन जला चुके हैं, और अब वो कार्बन एमिशन पे काम करते हैं और ग्रीन इकॉनमी की बात करते हैं। इससे मैं आपको बड़ी रेलेवेंट एक एग्जांपल दूं। उन्होंने कहा वी आर वर्किंग ऑन द ग्रीन, और पाकिस्तान में किसी एक आदमी ने कहा हम भी ग्रीन इकॉनमी पे काम कर रहे हैं। मैंने उसको सिर्फ ये कहा बिफोर हैविंग ग्रीन यू मस्ट हैव टू बी ब्लैक। उन्होंने कार्बन कितना जलाया है आप ये नहीं सोच रहे, आपने कार्बन जलाया ही नहीं, आप अभी से ग्रीन होने की सोच रहे हैं। आप जला तो लें पहले। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की सन्नतें, छोटी छोटी सन्नतें, एक कमरे के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री, कोविड का ज़माना है, पेंडेमिक हुआ, आपने इस तरह की स्किल्स पैदा ही नहीं की। तो ये मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके लिए मैं पीएचडी करने के लिए भी गया और मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर चाइना, और मैंने चाइना की इकॉनमी को, चाइना की गवर्नेंस को, और उसके अंदर भी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को समझा, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और पूरी दुनिया से मैं इस वक्त सुन चुका हूँ, सब सरकारी इदारों से सुन चुका हूँ कि जी ऐसा कुछ नहीं होएगा पाकिस्तान का, एंड नहीं ठीक हो सकता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जैसे लोग हैं ना, और भी लोग आएंगे, पाकिस्तान डेफिनेट ठीक होगा इंशाल्लाह। कौन है ऐसा जो ये कहे कि ये नहीं होगा? ये हो के रहेगा, इस वजह से होगा। देखो, अगर एक आदमी माओ था जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, अगर एक आदमी जर्मनी में पैदा हुआ, अगर एक आदमी स्टालिन था, या अगर एक आदमी कोई और था, या जिस आदमी ने ये सोच लिया कि वो कुछ कर देगा, देखो इंसान को ये पता होना चाहिए कि ना आया हूँ ना लाया गया हूँ, हर्फ़े कुन हूँ, फरमाया गया हूँ। अब जब कुन होता है वो डिफ़ाइन कर लेता है उसे कहाँ जाना है, यानी एक आदमी समझ ले कि उसे गवर्न करना कैसे है। जब ये चीज़ों का समझता है तो उसको समझ आ जाती है कि उसका डायरेक्शन क्या है, और डायरेक्शन पे जा कर के वो वहाँ पहुँचेगा और फिर अपने टारगेट्स बनाएगा। हम डिविएट हो रहे हैं, हम इतनी बुरी तरीके से डिविएट हो रहे हैं। 100 दिन में अमीर बनने के तरीके कौन से होते हैं, मुझे कुछ समझा दें। ये यूट्यूब में ठीक है। अब मुझे ये भी समझा दें कि आप जो है वो जज्बाती और मोटिवेशन स्पीचेस करके कितना को बेहतर कर लेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये किस तरह के वेस्ट से अजीबो गरीब चीज़ें आपने सीखना। स्ट्रेस होना चाहिए भाई, क्यों नहीं? गुर्बत है तो स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस है तो काम करो, काम करोगे तो बाहर जाओगे तो कोई काम लभेगा। बिल्कुल। अगर आपको ये होगा ही नहीं तो आप किस तरीके से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक तो मैं स्किल फोर्सेस की बात करता हूँ, स्किल्स पैदा होनी चाहिए। मैं आज स्टैट और नंबर्स के ऊपर ज़रा कम बात कर रहा हूँ,
लेकिन हमारी इस टाइम पर रिक्वायरमेंट ये है कि करोड़ों के हिसाब से हमारे पास स्किल वर्कर होने चाहिए थे, वो जो कि नहीं है। 90% आपके पास थ्योरेटिकल इंजीनियर्स हैं। अगर लोग आपको कह रहे हैं कि सऊदीया से और यूएई से और बाकी जगहों से आपके लोग निकाले जा रहे हैं, तो आपकी स्किल की वजह से निकाले जा रहे हैं जिनको स्किल्स नहीं आती। इंडियंस की और बांग्ला की और थाईलैंड की और बाकी जगहों की स्किल फोर्स आपसे बहुत बेहतर है, और आपकी जो स्ट्रक्चर्ड स्किल फोर्सेस है वो नहीं है, और इसके लिए आपके पास इंस्टीट्यूट भी नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ, और जो मैं समझ के आया हूँ कि पहले लेवल के ऊपर मैंने अपने आप को तो ट्रेन किया फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नेंस, टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस, टू गवर्न। बिल्कुल, टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस, टू गवर्न। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ कि एक अगर बेशक अगली मेरी 10 साल और लग जाएं स्किल एजुकेशन की, स्किल एजुकेशन को अगर नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान का अगले 10 साल भी आप गंदी बुरी हालत की मईशत से नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही। सर, दरमियान में आपने एक वर्ड यूज़ किया, सिस्टम। जी, इस पाकिस्तान के सिस्टम को आप क्या डिफ़ाइन करते हैं? अक्सर औकात एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर उससे आप मुझे बताएं। आप देखते हैं कि हर चीज़ की इनॉग्रेशन होती है, एक नया एयरपोर्ट खुलता है बट उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है। एक सड़क बनती है और वो 1 साल अच्छी चलती है, फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है। या फिर कोई मेट्रो बस बनती है, उसका टर्मिनल बड़ा खूबसूरत बनता है, फिर उसके 2 साल बाद देखें तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसमें आप सिस्टम को कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में? जब मैंने चाइना का जिक्र किया, 30 साल पहले चाइना शदीद गुर्बत में था। माओ वो पहला आदमी था जिसने कुछ सोचा। वो सिर्फ कम्युनिस्ट सोच नहीं थी, वो सिर्फ पीसेंट्स के बारे में नहीं था, वो फ्यूडल्स के ख़िलाफ़ नहीं था, वो बाकी चीज़ों के बारे में नहीं था। वो कुछ लोग बदले से बहुत आगे होते, और माओ बदले से बहुत आगे था, और उसने सिर्फ इस बात पे फोकस किया था कि फ्यूडल समेत इस टाइम पर कोई एक चीज़ ऐसी मिसिंग है जिसको ना फ्यूडल्स ठीक कर सकते हैं, ना कोई सियासतदान ठीक कर सकता है, ना कोई टेक्नोक्रेट ठीक कर सकता है, और कर कौन सकता है। उस वक्त उसका पास जो पहला से बात जो जहन में आई थी, और मैं साथ थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसने देखा कि सैलाब आ रहे हैं और सैलाब को हम रोक नहीं पा रहे, और फिर हम कहते हैं कि ये खुदाई अजाब है। बिल्कुल, आपकी माशरे में भी यही कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए कहते हैं अल्लाह की तरफ लिखी सी, अल्लाह ऐसा कुछ नहीं कहता। अच्छा, इसके अलावा जो और भी मामलात आपके, तो आप सुपरस्टिशियस होते जा रहे हैं, आप मजहबी नहीं होते जा रहे, आप तौहीद परस्त नहीं होते जा रहे, आपको अल्लाह को पता ही कुछ नहीं है कि अल्लाह है कौन। अल्लाह तो नहनु अकरब है, और अल्लाह को पहचानना इतना आसान है, और वो इतना आसान बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल, यही मामला चाइना के साथ भी हुआ था, और लोग सुपरस्टिशियस हो गए थे, और वो थे तो बज़ाहिर बड़े रिलीजियस, लेकिन वो अफीमी भी थे, वो तो सो रहे थे। ऐसे सोने वाली कौम को माओ ने देखा, और उसने कहा कि ये मजहबी नहीं है, ये तो बिल्कुल ये सुस्त लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगियां तबाह कर कर बैठ गए। वहाँ पर पहला लफ्ज़ उसने कहा कि ये खुदाई आफात नहीं है, सैलाब नहीं है, हमारी जो सुंडियाँ खा जाती हैं, हमारी ज़रात का बेड़ा गर्क हो गया है, हम ये इसको कीड़े लग जाते हैं, कोई चीज़ भी डेवलप नहीं होती, तो उसको हम खुदाई आफत का नाम देते हैं। तो उसने पहला लफ्ज़ जो बोला, जो आपने अब बोला, वो था सिस्टम। ओके, आपको जो आप ही की बात को इंडोर्स करने के लिए मैंने कहा, वो था पहला लफ्ज़ सिस्टम। उसने कहा ये खुदाई आफत नहीं है, सैलाब आने का मकसद है कि अगर मैं साइंस को इस्तेमाल करूं, टेक्निकली बांध दूं, ये सैलाब नहीं आएगा, इसके मैं डैम्स बनाऊंगा, फिर मैं इसकी कल्टीवेशन के लिए बेहतरी लाऊंगा, मैं ज़रात उन लोगों को दे दूंगा जो उसका ख्याल रखेंगे। फ्यूडल जागीरदार है, उसके पास 1 लाख मुरब्बा मील उसके पास हों, उसको तो पता ही नहीं कि ज़मीन कितनी है तो वो काश्त कितनी होगी। तो उसने एक सिस्टम बनाया। उसने कहा सिस्टम ये है कि जो आदमी जितनी ज़रात करेगा ज़मीन उसकी। ओके, आप परसेंटेज देते हैं आप अपने उस मालिक को जिसकी वो ज़मीन थी। बिल्कुल। फिर उसने हर चीज़ को सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर लेकर आया। चाइना की कामयाबी का लफ्ज़ सिर्फ एक लफ्ज़ है, सिस्टम। फिर उसके बाद खुदाई आफतें नहीं आई। आपके सामने पूरी दुनिया पेंडेमिक से चली गई और आपके सामने जो है वो अमेरिकन सिस्टम कोलैप्स कर गया, ब्रिटेन सिस्टम कोलैप्स कर गया। चाइनीज़ क्यों नहीं किया? उनके पास तो 80,000 जो केसेस के अंदर मुश्किल से चंद हज़ार मौतों के अलावा एक भी केस बढ़ने नहीं दिया। सिस्टम। बिल्कुल सही। जब सिस्टम आ जाता है आप काउंटीज़ तक पहुंचते हैं। जब सिस्टम आता है आप डेवल्यूशन ऑफ पावर करते हैं।
जब सिस्टम आता है आप सिर्फ हंगामा नहीं मचा देते कि डेमोक्रेसी है, जिसका दिल चाहता है वो करे, टू द पीपल बाय द पीपल तमाशा नहीं होता। सिस्टम, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, 10,000 रुपये जुर्माना होगा, फिर पूछा जाएगा तुम कौन। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पर पहले बता देते हैं कि ऐसी कौन। सो द पॉइंट ये है कि जब सिस्टम बन जाएगा, आप यूँ समझने के द मदर ऑफ एवरीथिंग इज द सिस्टम। जब तक आपके पास सिस्टम नहीं, रेगुलरिटी, अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटीज़ नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं, और फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंसिस्टेंट मेजरेबल चीज़ें नहीं, तब तक ये नहीं चलेंगे। और ये कौन लोग चलाएंगे, इसके भी एग्जांपल मैं दे दूं। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बने, वो ऐसे नहीं बने। पहले एक और पीएचडी की, दूसरी पीएचडी लॉ में करने के बाद पॉलिसी सिस्टम बनाए। और 8 ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त, एक मैकाट्रॉनिक में पीएचडी है, आप ज़रा डिटेल ले लीजिएगा इंटरनेट से। एक और आदमी है, वो उसकी इसके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी पीएचडी है। उन्होंने अपनी पीएचडीज़ की, उसके साथ जो बिजनेसेस के अंदर अपनी सक्सेस ली, उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हुए पूरे चाइना का पॉलिसी बना दी। तो सबसे पहले चले पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, टूल्स एंड टेक्निक, एंड देन फिर आप प्रिवेल करें। रेगुलरिटी अथॉरिटी पॉलिसी के नीचे आती है। जब आपकी पॉलिसी का सिस्टम बन जाता है, रेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, एंड देन ट्रिक एंड टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब तक आप कोई भी चीज़ रेगुलराइज नहीं करेंगे, खाली बानो कुदसिया और इशफाक अहमद साहब की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत होती है लाइटर मॉड के लिए, लेकिन उनकी बातों के ऊपर अमल करके सिस्टम्स नहीं बनेंगे। सिस्टम तब बनेंगे जब आप साइंटिफिक नॉलेज को लेके आप चीज़ों की तदबीर में लेकर आएंगे। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये बता रहा हूँ, उन लोगों से होशियार रहें जो ये 100 अमीर होने के 100 तरीके बता रहे हैं। कोई आज़ाद वाला है, कोई चाय वाला है, कोई सिट्टे लगवा रहा है, कोई चीज़ें करवा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें करवा के लोगों को डिग्री से भी दूर कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, रेगुलरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए, स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेट करके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को डिस्करेज मत करें। और जिसने अगर कॉलेजेस तक भी जाना है, यूनिवर्सिटीज तक भी जाना है, आप इसको डिस्करेज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। आप डिग्री से हटा रहे हैं लोगों को, आप कह रहे हैं कि सिट्टे की दुकान लगा लो, बहुत बेहतर है, तुम तो सारा पैसा इसी में बर्बाद कर रहे हो। यूनिवर्सिटी आपको क्या देगी? भाई यूनिवर्सिटी से तो इंसान बनता है। यूनिवर्सिटी अगर नहीं होती तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में अगर आज तक आपकी पूरी दुनिया में सिस्टम्स डेवलप होते। बिल्कुल सही। वरना झटका होगा, आप स्ट्रीट स्मार्ट बन जाएंगे जो आपके आजकल के ट्रेनर्स हैं। इन ट्रेनर से जान छुड़ाइए। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि जितने आपके फेसबुक के जितने भी ट्रेनर्स हैं जो लोगों को डी ट्रैक कर रहे हैं, वो बड़ा गलत कर रहे हैं और इनको ये भुगतना पड़ेगा। इनको स्किल एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर, एजुकेशन विद अथॉरिटी विद प्रोसीजर। बिल्कुल सही। इफ यू विल नॉट फॉलो द प्रोसीजर, मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल लीड यू टू दिस सम डार्क रोड और समथिंग समवेयर। देखें, सहरा के अंदर एक बात कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो वे देयर इज अ बेटर वे। कोई भी रास्ते पे चल पड़े, बेहतर रास्ता है। मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेट विद सिस्टम। जब आपका ग्रेडिंग सिस्टम नहीं, आपका क्राइटेरिया नहीं, आपको किसी ने पास फेल नहीं करना, तो फिर आपके पास झटके से मोटिवेशन स्पीकर ही पैदा होंगे ना। बिल्कुल सही। आप यूँ समझ लें कि जिसने सबसे ज़्यादा, देखें, एक आदमी ने कमाया नहीं, उसको ठुडे ही पड़ेंगे। जिससे ठुडे पड़ेंगे उससे अकल तो आ ही जाएगी, और जब अकल आ जाएगी वो मोटिवेशन स्पीकर बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। आज हमने काफ़ी डिटेल में बात की, जैसे कि सिस्टम के बारे में हमें बताया गया। हमें पता चला कि पाकिस्तान और चाइना, जो कि CPEC से और अब एक दूसरे की दोस्तियों से हम बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, बट कभी हमने उनका सिस्टम कॉपी कर लें। आप उनका सिस्टम नहीं, अपना नहीं लेके आ सकते, वहीं से ले आएँ। ऐसी मज़ीद गुफ्तगू हम यहाँ पे करते रहेंगे। और आज का टॉपिक, इट वाज an alarming topic as doctor said, कि मत अपने बच्चों को खाली एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं जहाँ पे या तो डिग्री है या स्किल है या ये है। एक एजुकेशन का मतलब होता है एक ओवरऑल प्रोडक्ट बनाना, जिसमें उसको नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, जो कि हम IME की तरफ से करना चाह रहे हैं, कि उसको एक सिर्फ मोटिवेट नहीं करना, बल्कि उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में रियलिटी चेक देना है कि ग्रेजुएशन के बाद ये ज़िंदगी है। ये नहीं कि आप 1 रुपया लगाएं और 10 रुपये कमाएं और 10 रुपये से 100 करोड़ रुपये कमाएं, या 100 तरीक़ों से आप अमीर कैसे हो सकते हैं।
इसी महाज के लिए हम लड़ते रहेंगे, इसी सिस्टम में हम बैठे हैं और इसी सिस्टम को हम ठीक करेंगे। ड्राइंग रूम में बात करने से बेहतर है कि खुद एक्शन लें और हम वो लेंगे। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to this channel, give it a like, give it a share.